Hello and welcome to all our dear students. Today is 25th of July and we are going to discuss the very important editorial discussion of the Hindu newspaper. तो देखते हैं आज कौन से आर्टिकल हमें डिस्कस करने हैं। और ये जो दो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एज वेल एज फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, वो बेसिकली इसलिए क्योंकि आप अगर PYQs क्वेश्चन उठाकर देखोगे मेंस का या फिर प्रीलिम्स का, तो दोनों टॉपिक पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो जो यूपीएससी की PYQs होती है ना, आपके लिए एक प्रकार से होली बुक की तरह है जो आपके एग्जामिनेशन को पास करने में, उसमें अच्छा मार्क्स फेच करने में मदद करेंगी। बिकॉज उससे आपको आइडिया लगता है कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो एक प्रकार से कहते हैं हॉरोस्कोप टू द यूपीएससी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वो जो आपका PYQ है वो एक प्रकार से हॉरोस्कोप है, ठीक है। इसलिए PYQ की रेलेवेंसी काफी महत्वपूर्ण होती है। डिस्पाइट आप कितने भी टेस्ट सीरीज सोल्व कर लो, अगर आपने PYQs को नहीं देखा है तो फिर कोई मतलब नहीं रहता आपकी तैयारी का, ये आप सुनिश्चित कर लें। दैट्स वाई आपको PYQs देखनी है और फिर आपको थिंक करना है कि हम जो आर्टिकल डिस्कस करते हैं क्या हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट रखते हैं या नहीं रखते हैं। और बेसिकली मेरा जो आपका एनालिसिस करने का जो तरीका है वो वही है कि हम PYQs को ध्यान में रखकर ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ताकि आपका जो तैयारी है वो और भी मजबूत हो और भी स्ट्रांग बन सके और आप टू द पॉइंट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, सो दैट आप कोई भी डिस्टरबेंसेस ना फेस करें अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में या फिर प्रीलिम्स में। इसलिए आप देखोगे कि मैं जो PDF बनाता हूं वो बेसिकली आपका जो बेसिक्स है उसको तो कवर करता ही है, साथ ही साथ जो आपका मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको भी कवर करता है। तो दैट्स वाई मैं आपकी तैयारी में किस प्रकार से मदद कर सकूं, किस प्रकार से आपकी तैयारी को आसान कर सकूं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। इसलिए बिना चिंता किए हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो बेसिकली आज हमें दो टॉपिक डिस्कस करने हैं और दोनों आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के ही टॉपिक है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक में आपका पहला हम देखेंगे आसियान जो ग्रुपिंग्स है उसकी रेलिवेंसी को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर राइटर उनके रेलेवेंस की बात करते हैं कि क्या जो आसियान ग्रुपिंग्स है, जो आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज कर रहा है। और अगर लूज कर रहा है तो उसके कुछ पॉइंट्स ये देने का बात करते हैं और किस प्रकार से इंडिया का रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इंडिया का क्या रिलेशन है आसियान के साथ, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है ताकि आप एग्जामिनेशन में लिख सको, ठीक है। कुछ हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर राइटर्स जो है इनकी क्रेडिबिलिटी पर थोड़ा सा सवाल उठाते हैं और फिर सॉल्यूशन भी बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। और जो आपका दूसरा आर्टिकल है दैट विल डील विथ इंडिया श्रीलंका रिलेशन, ठीक है। इस आर्टिकल में बेसिकली राइटर बोलते हैं कि अभी जो आपके श्रीलंकन प्रेसिडेंट है वो इंडिया की विजिट पर आए थे और बहुत सारे कॉपरेशंस एग्रीमेंट्स MOUs साइन हुए, लेकिन जो कोर इश्यू है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में, उस कोर इश्यू को डिस्कस नहीं किया गया, उस कोर इश्यू को अहमियत नहीं दी गई। तो बेसिकली राइटर यही कहते हैं कि आप कितना भी कॉपरेशन एग्रीमेंट सब साइन कर लो, अगर आप कोर इश्यू को हैंडल नहीं करते हो, उसको आप एग्रीमेंट्स में नहीं लाते हो, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास नहीं करते हो, तो जो आपका रिलेशन है ना वो आपका हायर लेवल पर जाएगा ही नहीं, एक प्रकार से द्वंद्व वाला रिलेशन बना रहेगा। और वो दो कोर इश्यू क्या है, एक है आपका तमिलियन इश्यू इन श्रीलंका जो आपका 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। अब इसके भी बेसिक्स में हम जाएंगे। और जो दूसरा है वो है आपका इंडियन फिशरमैन का इश्यू, क्योंकि आप बार बार सुनते रहते होगे कि जो इंडियन फिशरमैन है वो बेसिकली श्रीलंकन वाटर में इंटर कर जाते हैं गलती से,
फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, कभी कभी तो ऐसी भी होती है कि उनको मार दिया जाता है। तो ये सब कुछ कोर इश्यू हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये जो बेसिक कंटेक्स्ट है वो समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन। ठीक है, तो बने रहना है आपको, और मजबूती से आपको तैयारी करनी है, ताकि आपकी जो पकड़ है सब्जेक्ट के ऊपर वो बन जाए। हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो यू शुड ऑल्सो बी डेडिकेटेड टू फोकस ऑन योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथन योर वीकनेस, ताकि वो जो वीकनेस है वो आपकी मजबूरी नहीं बल्कि ताकत बन जाए। इस विचार के साथ आपको चलना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका आसियान से रिलेटेड है, दैट विल बी कवर्ड अंडर द पेपर जीएस पेपर 2, एंड दिस इज द आर्टिकल यू कैन रीड फ्रॉम हियर और यू कैन रीड फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द बेसिक्स ऑफ आसियान। देखो, आसियान की बात करते हैं तो इसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और ये बेसिकली 10 कंट्रीज का ग्रुपिंग है। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आप देखते हो, जिसमें आपका म्यांमार आ जाता है, इसमें आपका जो थाईलैंड है, मलेशिया है, ये सब कुछ कंट्रीज हैं। कुल मिलाकर 10 कंट्रीज एक साथ आए और अल्टीमेटली उन्होंने एक ग्रुपिंग बना दिया, और उस ग्रुपिंग का नाम बेसिकली रखा इन्होंने आसियान। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये जो आसियान है ये बेसिकली रीजनल ग्रुपिंग है, एंड इट प्रमोट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, और इसको 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन। सिंपल भाषा में इस आसियान डिक्लेरेशन को बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। और इसी बात से आप हमें बताइए कि बैंकॉक कौन से कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये बात हो गई। जो मेंबर कंट्रीज है, ध्यान रखना है, आपका जो आसियान है, जैसे ASEAN है ना, 5 शब्दों से बना है, तो 5 इंटू 2 कर दोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इसमें टोटल 10 मेंबर है फिलहाल। ठीक है, तो जो मेंबर्स है इसमें कौन कौन से, इस मेंबर को याद रखना प्रिंस पर्पस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मेंबर्स में आपका आ जाता है ब्रुनई, मेंबर्स में आपका आ जाता है कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये मेंबर्स है। लेकिन कुछ जो है डायलॉग पार्टनर्स है। डायलॉग पार्टनर्स वो हैं जो बेसिकली इनके मीटिंग सबको अटेंड करते हैं, बट दे आर नॉट मेंबर बिकॉज दे डज नॉट रिप्रेजेंट द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, दैट्स वाई मेंबर्स नहीं है। तो वो जो डायलॉग पार्टनर्स है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, इसमें काफी महत्वपूर्ण जो कंट्रीज है वो शामिल होते हैं। दैट्स वाई आसियान जो एसोसिएशन है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हो इंडो पैसिफिक रीजन की जो अहमियत है और उस पर जो विभिन्न देशों का प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है, तो फिर आसियान ग्रुपिंग्स की भी रेलिवेंसी बढ़ जाती है। तो इसमें जो आपके डायलॉग पार्टनर है वो भी आप ध्यान रख सकते हो, बट इट्स नॉट नीडेड, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में डायलॉग पार्टनर तो पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए आपको याद नहीं रखना है। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि डायलॉग पार्टनर्स में बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे यूएस आता है, चाइना आता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इंडिया भी आते हैं। ठीक है, तो इंडिया भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं आसियान समिट में। आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली आसियान समिट हुई, और उसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी विजिट किया, अटेंड किया समिट को, और दैट्स वाई ये जो आर्टिकल है वो न्यूज में है। तो होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गई होगी आसियान से रिलेटेड। ये आपके कुछ मैप्स हैं, मैप देखोगे उसको हाईलाइट करोगे इस प्रकार से, तो चीज़ें आसान हो जाएगी, याद हो जाएंगी। तो प्रीलिम्स के लिए आपको अभी से ही इस मैप को ध्यान में रखना है और याद कर लेना है। तो आपका म्यांमार हो गया, ठीक है, आपका वियतनाम हो गया, लाओस है, कंबोडिया है, ये देख लो आप, मलेशिया है, और ये आपका इंडोनेशिया है। ये बेसिकली मलेशिया है, इंडोनेशिया ये हो गया आपका। और इंडोनेशिया आपको भी पता है ना, इंडोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं ये आप हमें बताओ। सुमात्रा, जावा, लोम्बक, बाली, ये सब कुछ आइलैंड के नाम है। और फिर ब्रुनई है, ये आपका ब्रुनई इधर है। उसके बाद आपका ये जो फिलीपींस है, ठीक है, और फिर आपका ये सब देश आ जाते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड। एंड अब चलते हैं हम आर्टिकल पर। तो अभी क्या न्यूज में रही थी, तो अभी रिसेंटली आसियान की समिट हुई थी, खासकर फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था, जिसको आप नाम दे सकते हो 56th
फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, अब ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग से बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए होंगे। ठीक है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकला होगा मेंबर कंट्रीज का। तो कहा जाता है कि ये सब जो आपकी मीटिंग्स होते हैं ना, ये बेस्ट बैरोमीटर है, ताकि हम चेक कर सके कि आखिरकार साउथ ईस्ट एशियन रीजन में चल क्या रहा है, कौन से मुद्दे वहां पर डोमिनेट कर रहे हैं, कौन से इश्यू वहां पर डोमिनेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आसियान है, इट रिप्रेजेंट्स इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म, जहां पर आपका वेरियस कंट्रीज एक साथ आते हैं, मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं जो भी इश्यूज वहां पर चल रही होगी। ठीक है, तो अगर हम आसियान के कुछ बेसिक्स की तरफ चले तो राइटर कुछ विजन की बात करते हैं कि जो आपका आसियान का विजन है वो क्या है। तो एक तो है आपका पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस, जिसमें आपके जो मेंबर कंट्रीज है वो रीजनल पीस इंश्योर करने का प्रयास करेंगे, एज वेल एज जस्ट डेमोक्रेटिक एंड हार्मोनियस इन्वायरमेंट इंश्योर करने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरा है आपका इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस, जहां पर रीजनल इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया जाएगा विद द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। आप समझो कि जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन है, उसका जो आपका इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, मार्केट इंटीग्रेट किया गया है बहुत सारे। उसी प्रकार से आसियान जो है उसमें जो कंट्रीज आते हैं वो क्या करते हैं कि इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो ट्रेड है बिटवीन दीज मेंबर कंट्रीज सब और ज़्यादा प्रमोट हो, और जो भी इनकी नीड्स है, नीड्स है, वो सब एक दूसरे से फुलफिल हो। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन, कि जब हमारे नीड फीड्स फुलफिल होने लगते हैं तो हम जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद आपका सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन, जहां पर ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आसियान देशों के सिटीजन्स है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बढ़ोतरी हो सके, इन्हांस किया जा सके, एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंश्योर किया जा सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको ही पता है SDG गोल्स, जिसके अंतर्गत 17 गोल्स टारगेट्स हैं, और फिर उसको 2030 तक इसको फुलफिल करना है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, जीरो पॉवर्टी, हंगर, ठीक है, सैनिटेशन, ये सब कुछ टारगेट्स है। तो आप जो है SDG गोल को याद कर सकते हो, नॉट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस बट फॉर द मेंस आंसर राइटिंग, कि अगर आपको कंक्लूजन लिखना है या फिर कुछ सेंटेंस बनाना है कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में, तो आप SDG गोल को जरूर कोट कर सकते हो। तो इससे आपकी जो आंसर की वेटेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा इन्हांस होकर आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। तो फिर राइटर जो है कुछ अचीवमेंट्स की बात करते हैं जो रिसेंट डिकेड्स में आसियान ने किया। जैसे आपका जो कोविड-19 का फेज आया, जो पूरी दुनिया को एक प्रकार से प्रभावित कर दिया, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, बहुत सारे डायमेंशंस को कोविड-19 ने इम्पैक्ट किया। ठीक है, तो आसियान कंट्रीज ने इन इम्पैक्ट से भी सॉल्यूशन निकाला। यूं कह सकते हो कि इस इम्पैक्ट से उभर कर बाहर आया। साथ ही साथ इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रही है वर्ल्ड ओवर में, लेकिन आसियान जो है उसको भी स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रहा है। एज वेल एज यूक्रेन वॉर और उसका इम्पैक्ट जो इन देशों पर पड़ रही है, तो उसको भी डील करने का प्रयास किया। क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, ठीक है, अलोंग विथ जो आपका कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन चल रहा है बिटवीन US एंड चाइना। जैसा कि आप सुनते हो न्यूज में, बार बार आप पढ़ते होगे कि एक समय US और चाइना जो है काफी करीब था, लेकिन आज के समय में US और चाइना काफी ज्यादा दूर होता जा रहा है, बिकॉज USA को कहीं ना कहीं फियर लग रहा है कि चाइना जो है वो राइज हो सकता है, और फिर इसके कारण USA की हेजमनी जो है वर्ल्ड पर वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। इसलिए USA और चाइना के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है, और दैट्स वाई आप देखते हो कि जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन USA एंड चाइना वो भी हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। ट्रेड वार से रिलेटेड हो या फिर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, दैट्स वाई आप देखो कि USA जो है वो इंडिया के साथ एज वेल लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कॉपरेशन करने का प्रयास कर रहा है। क्यों प्रयास कर रहा है? बिकॉज USA का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द राइज ऑफ चाइना। दैट्स वाई USA का जो कोलेबोरेशन है वो बढ़ता जा रहा है, स्पेसिफिकली विद दोज कंट्रीज जिसके साथ चाइना के डिस्प्यूट्स हैं।
ठीक है, ये सब कुछ एंगल आप ध्यान में रख सकते हो, मैंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको बताया। एज वेल एज जो आसियान की एबिलिटी है टू मैनेज इट्स रीजनल एंड ग्लोबल डायनेमिक्स, वो बेसिकली डिपेंड करती है कि वो दो ऑब्जेक्टिव्स को, दो पैरामीटर्स को पालन करते हैं या नहीं करते हैं। बिकॉज जब ये दो पैरामीटर्स पालन करेंगे तभी जाके आसियान देशों में यूनिटी आएगी, और आसियान एज ए सेंट्रल बॉडी या फिर आसियान एज ए रीजनल इंस्टीट्यूशन वो सेंट्रलिटी के रूप में प्रमोट होगा। और वो दो चीजें क्या है, पहली बात तो ये है कि जो भी मेंबर कंट्रीज है वो आसियान के चार्टर को पालन करे, यानी कि आसियान है और उसका जो यूं कह सकते हो कि बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक फिलॉसफी जो उनके प्रोविजंस चार्टर में दिए जाते हैं उसका पालन करे। अगर नहीं पालन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो देश है वो कोर ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ज हो जाएंगे और अल्टीमेटली फिर आसियान का कोई मतलब नहीं रह सकेगा। जैसे आसियान के कोर ऑब्जेक्टिव लेट से कि पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करना है, अब पता चला कि कोई आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जैसे म्यांमार की बात कर लो, तो वहां पर क्या चल रहा है, अभी पीस नहीं है, अभी मिलिट्री कूप है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपकी सेंट्रलिटी है वो आसियान की नहीं आ पाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मेंबर्स वो कोलैबोरेट नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई देयर इज ए डाइवर्जिंग सिनेरियो बिटवीन आसियान मेंबर कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू द म्यांमार इश्यू, और वो भी इस आर्टिकल में कवर किया गया है। तो पहली बात तो ये हो गई, इसको फुलफिल करना चाहिए। दूसरी बात हो गई कि जो आसियान है वो एक प्रकार से लीडिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में फॉलो अप करे टू डील विद द रीजनल डायनेमिक्स। कहने का मतलब ये है कि जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, अब जाहिर सी बात है कि अब इन्होंने आसियान ग्रुप्स बनाया, तो यहाँ पर के जो रीजनल इश्यूज है, जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करने में आसियान ज़्यादा अहमियत रखे, ना कि कोई आउटसाइडर। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो यूएस या फिर चाइना का प्रभाव यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जो भी आसियान कंट्रीज है वो इनके प्रभाव में है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक प्रकार से ये जो आसियान है वो सेकेंडरी हो गया, और ये सब जो देश है वो प्राइमरी हो जाते हैं टू इन्फ्लुएंस द आसियान रीजन एज वेल एज आसियान पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और द सोशल एंगल। ठीक है, तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट यहाँ पर बात कहा गया है। फिर राइटर कहते हैं कि भले ही आसियान ग्रुपिंग बन गई और आसियान के वेरियस विजन से, ऑब्जेक्टिव से, बट उनके जो गोल्स है ना वो अभी अचीवेबल नहीं हो पाए हैं। अब क्यों नहीं अचीवेबल हो पाए हैं? बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज जो हम देखने वाले हैं। तो एक तो ये है कि आप देख सकते हो कि जो आसियान कंट्रीज है उनके बीच इंटरनल डिफरेंसेस है ऑन वेरियस इश्यू, जिसमें से एक इश्यू है आपका जो करंट कंटेक्स्ट है वो है म्यांमार का इश्यू, है ना। अब देखो आसियान का गोल क्या है कि रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो भाई साहब रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी तब आएंगी ना जब इंटरनल डिफरेंसेस ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई भी मुद्दा आया, अब उस पर इंटरनल डिफरेंसेस है, कोई देश बोल रहा है कि नहीं हम म्यांमार के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, कोई बोलता है कि नहीं हमें करना चाहिए, है ना। तो ऐसे में क्या है, इंटरनल डिफरेंसेस है, तो जहां पर सेंट्रलिटी आनी चाहिए, जहां पर आपका कॉमन व्यू पॉइंट होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ऑब्जेक्टिव है आसियान की वो फुलफिल नहीं हो पाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आसियान का भले ही डिजायर है टू लीड द रीजन एंड शेप इट्स एजेंडा, बट दैट्स ऑब्जेक्टिव गेट्स जियो पैराडाइज्ड बाय द स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस एंड चाइना। अभी देखो यूएस और चाइना के बीच जो रिलेशन है वो खटास है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो दोनों देश हैं ये बेसिकली आसियान पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर जताना चाहते हैं। एंड ऐसे में क्या लगता है कि आसियान का जो लीडिंग होनी चाहिए इस रीजन को लेकर वो बेसिकली आसियान नहीं कर पा रहा है, एंड उसकी जगह पर ये सब देश जो है आसियान को प्रभावित कर रहा है। एलोंग विथ ये भी हम देखते हैं कि आसियान नेशन में चाइनीज डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ तो ये जो आपका लाओस है, कंबोडिया है, म्यांमार है, यहाँ पर आप देखोगे कि चाइनीज प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ चाइना इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एड प्रोवाइड करता है, एज वेल एज जो आपका नीड्स है इन देशों की इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन उसको भी इंश्योर करता है। तो ऐसे में क्या है, इन देशों की डिपेंडेंसी चाइना पर काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई कि ये चाइना के अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं और
चाइनीज इश्यू के खिलाफ कोऑपरेशन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी दिया जाता है राइटर के द्वारा कि चाइना जो है यहाँ पर आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशन काफ़ी डीपली तरीके से इंजॉय करता है, जिसमें जैसे आपके लाओस, कंबोडिया, म्यांमार है, इनका अच्छा रिलेशन है चाइना के साथ। जबकि फिलीपींस की बात करें, मैंने आपको फिलीपींस मैप में बताया है, यहाँ पर आप देखो, ये है आपका फिलीपींस, ठीक है, ये फिलीपींस है। अब फिलीपींस जो है बेचारा अकेला पड़ जाता है किस मुद्दे पर, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को लेकर। अब ये साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है, बेसिकली आपने साउथ चाइना सी का नाम सुना होगा, ठीक है, ये आपका साउथ चाइना सी है। अब क्या है कि इस डिस्प्यूट के अंतर्गत चाइना कहता है कि भाई साहब जो भी आपका साउथ चाइना सी है ना, वो हमारा ही है, यानी कि इस पर पूरा मेरा अधिकार है, रिसोर्सेज पर अधिकार है, जो भी यहाँ से चीज़ निकलेंगे वो हमारा अधिकार होगा, इसलिए हम इस रीजन को रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। जबकि आपका क्या है, जो अनक्लॉज प्रोविजन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और लॉज ऑफ सी, इसके अनुसार क्या है कि सबको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो आपके ओशियन रीजन है। तो फिलीपींस को भी सर्टेन ओशियनिक पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी प्रकार से इंडोनेशिया को होगा। बट चाइना इस मुद्दे पर राजी नहीं है, वो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स को लेकर अपना क्लेम करता है, जबकि ये जो है आपके अनक्लॉज के प्रोविजंस के अनुसार चलना चाहते हैं। तो फिलीपींस को ये इश्यू निकल कर आती है कि आपका ये जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं इनको हेल्प नहीं मिल पाती है विद अदर आसियान मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो दैट्स वाई डिस्पाइट द आसियान, कॉपरेशन हमें देखने को नहीं मिलता है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। एंड यही कारण है कि चाइना जो है आपका वो डिले करता है इन इन्फोर्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट कंसर्निंग द साउथ चाइना सी। बेसिकली एक बात बनी थी कि जो भी आपके कंट्रीज एसोसिएटेड विद साउथ चाइना सी है, जैसे आपका चाइना हो गया, फिलीपींस हो गया, या फिर आपके इंडोनेशिया सब हो गए, सब मिलकर कॉपरेशन के साथ जो है वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द साउथ ऑफ चाइना सी, ताकि जो साउथ चाइना सी रीजन है वहाँ पर पीस हारमोनी बनाई जा सके और मेंबर के कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। बट ये जो है चाइना इसको लाने में डिले कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ दीज नेशन ऑन चाइना। तो चाइना क्या होता है, इसका फायदा उठाता है ना। तो यही राइटर कहना चाह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और फिर एक और कारण है जो हमें बताता है कि किस प्रकार से जो आसियान का गोल है वो अचीवेबल नहीं देखने को मिलता है, वो है आपका यूएसए चाइना टसल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अभी जो है ना इंडो पैसिफिक रीजन की रेलेवेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं किसको है, तो इसको भी समझ लो, जो आपका इंडियन ओशियन का पार्ट है प्लस जो आपका पैसिफिक का पार्ट है, उसको अभी कंबाइंड रूप में देखोगे तो वो आपका इंडो पैसिफिक रीजन हो जाता है। उसमें आपके जो कंट्रीज हैं वो भी शामिल होते हैं, लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे, अदरवाइज जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यूएसए चाइना टसल हमें इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिल रहा है, जबकि आसियान स्टेट जो है, आसियान कंट्री जो है, सिर्फ म्यूचुअल स्पेक्टेटर है, सिर्फ देख रहे हैं, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। जबकि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वो एक सेंट्रल लोकेशन पर है और सेंट्रल रोल निभाते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उसकी सिक्योरिटी को लेकर, उसके पीस को लेकर। लेकिन ये जो है सिर्फ म्यूचुअल स्पेक्टेटर है ना। जैसे मैप में मैंने आपको दिखाया था, ये है, आप देखो, ये पूरा जो है आपका, ये आप देखो, इधर इंडियन ओशियन हो गया, ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया। तो जाहिर सी बात है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है या फिर आसियान नेशंस है, वो एक प्रकार से क्या है, सेंटर पर है इंडो पैसिफिक रीजन के। और अगर ये इन्वॉल्व नहीं होंगे इंडो पैसिफिक रीजन के इश्यूज में, तो फिर भाई साहब इनकी रेलेवेंसी कहाँ रही, फिर तो इनकी अहमियत कहाँ रही। इन्होंने कहीं ना कहीं इस इश्यू को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। तो यूएसए चाइना टसल, अब यूएसए जो है वो इस रीजन में अपना प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहा है, चाइना जो इस रीजन में अपना प्रभाव प्रयास बनाने को चाह रहा है। और इस टसल में मात्र आसियान जो है एक प्रकार से म्यूचुअल स्पेक्टेटर है और कोई योगदान नहीं निभा पा रहा है इन हैंडलिंग दिस इश्यू, ठीक है। तो वही बात राइटर कहते हैं कि ये जो आपका इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें देखने को मिल रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, अब
उसको लेकर आसियान का क्या स्ट्रेटजी है। तो आसियान जो है आपका आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, ये ऑब्जेक्टिव के साथ चलता है। तो ये जो आपका AOIP है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका बेसिकली 4 आइडेंटिफाइड एरियाज है जहां पर कॉपरेशन एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे मेंबर कंट्रीज के बीच, जिसमें एक है आपका मैरीटाइम कॉपरेशन होगा, कनेक्टिविटी बूस्ट की जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने का प्रयास किया जाएगा, एलोंग विथ इकोनॉमिक कॉपरेशंस अपनाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस आउटलुक में, इस विजन में यही है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर इस विजन का फायदा ही क्या है ना। ऐसे में तो हम हजारों डॉक्यूमेंट निकाल देंगे, लेकिन क्या फायदा जब वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये आसियान की जो कंबाइंड सेंट्रलिटी है मेंबर नेशंस के बीच, उसके कॉपरेशन का ना होना, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इस एंगल से आप निकाल सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हो नो यूनिटी ओवर द म्यांमार इश्यू। ठीक है, तो ये सब जो भी हमने देखा, ये क्या हमें बताता है कि देयर इज लेस यूनिटी एमंग द मेंबर नेशंस। एंड जाहिर सी बात है, जहां यूनिटी नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, आप सब जो आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया टू प्रमोट सर्टेन ऑब्जेक्टिव, अब पता चला कि हमेशा कोई भी मुद्दा आता है तो कुछ मेंबर जो है डाइवर्ज कर जाते हैं, जिसके कारण कॉपरेशन नहीं हो पाता है। तो वैसे ही आसियान में क्या होता है कि कोई भी मुद्दे आते हैं तो उस पर अगर कॉपरेशन नहीं हो पाता, उससे अगर यूनाइटेड एक्शन नहीं लिया जाता है, यूनाइटेड मोटो नहीं रखा जाता है, तो जो आसियान की सेंट्रलिटी है वो आपका लूज हो जाती है, जिसके कारण उसकी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। और मैंने देखा बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज ऑफ डाइवर्जेंस, एज एन एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी सीन। और फिर इंडिया के रोल की बात यहाँ की जाती है कि इंडिया का क्या रोल है। तो बेसिकली इंडिया जो है वो आसियान कंट्रीज को या फिर आसियान ग्रुपिंग्स को पॉजिटिव सेंस में देखता है और इसके इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज भी करता है। दैट्स वाई अभी जो आपका फॉरेन मिनिस्टर समिट हुआ, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी विजिट किए थे, जबकि एट द सेम पीरियड हमारे PM का विजिट चल रहा था फ्रांस में और UAE में। तो जाने के वो भी जा सकते थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, लेकिन वो उधर न जाकर ये बेसिकली आसियान समिट को अटेंड किए। तो अहमियत तो समझते हैं हमारे देश के जो लीडर है फॉर द आसियान। ठीक है, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइफाइड आसियान वो होना जरूरी है इन द इमर्जिंग डायनेमिक ऑफ द इंडो पैसिफिक। यानी कि जो इंडो पैसिफिक में जो सिचुएशन निकल कर आ रही है, उसमें आसियान को यूनाइटेड होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक है, और फिर कंक्लूजन में क्या कहते हैं राइटर कि देखो, ये जो आपका आसियान का AOIP है, यानी कि इंडो पैसिफिक को लेकर जो आसियान का आउटलुक है या फिर फ्रेमवर्क है, एज वेल एज जो इंडिया की इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है, ठीक है, उन दोनों में कन्वर्जेंस है, लगभग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। हालांकि रिलेशंस को और आगे बढ़ाने के लिए हमें न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन ढूंढना पड़ेगा, लाइक साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, फाइनेंशियल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के फील्ड में हमें काम करना पड़ेगा। तो हम जो है लिमिटेड डोमेन्स में नहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकते, हमें जो है कॉपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा विद द चेंजिंग नीड्स एंड द डिमांड ऑफ द आवर। ठीक है, तो राइटर कंक्लूजन में ओवरऑल ये कहते हैं कि देखो, हालांकि आसियान जो है उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया है फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव, फॉर इट्स गोल, लेकिन बीच बीच में जो आसियान देशों का या फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो समिट होता है, मीटिंग्स होता है, उससे क्या होती है कि जो आपके जियो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स फ्रॉम द मेंबर नेशंस वो जो निकल कर आते हैं बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इशू, वो कहीं ना कहीं यहाँ से रिलीज हो जाता है। मतलब यूँ कह सकते हो कि आपने सुना होगा ना सेफ्टी वॉल थ्योरी, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जहाँ क्या होता है कि अगर लेट से कि काफ़ी ज़्यादा गर्माहट हो गई है रिलेशंस में बिटवीन द मेंबर नेशन, तो ऐसे में मीटिंग सब होती है तो वो जो गर्माहट है वो निकल जाती है। तो ऐसे में जो
कामने से वो आ जाती है। तो वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ऐसे में जो बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो सकते थे वो होने से बच जाता है। तो बेसिकली कंक्लूजन में हमें राइटर बोलते हैं। तो होप वी हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट द आसियान एंड जो कोर है इस आर्टिकल का। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट डील्स विथ इंडिया श्रीलंका रिलेशन, और ये भी आपका जीएस पेपर 2 के अंतर्गत कवर होगा। एंड यहाँ पर भी हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक्स मतलब सबसे पहली बात तो ये कि आपको श्रीलंका का मैप हम दिखाएंगे एंड वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे प्रीलिम्स पर्पस ऑफ व्यू से, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी पूछ रही है। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट द श्रीलंकन मैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है भारत का प्यारा सा मैप एंड वी हैव दिस श्रीलंका इन द इंडियन ओशियन। एंड इसी को हमने जूम किया तो आपको श्रीलंका का मैप दिख रहा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो, ये जो आपका इंडिया है ना, ये जो आप देख रहे हो इंडिया, ये बेसिकली आपका तमिलनाडु स्टेट है। और यहाँ से आप देखो एक आपका लैंडमास जा रहा होगा दैट कनेक्ट्स विद द श्रीलंका, तो इसको कहते हैं हम एडम्स ब्रिज। ठीक है, तो आप देखोगे जो एडम्स ब्रिज है वो बेसिकली सेपरेट करता है गल्फ ऑफ मन्नार को पाक स्ट्रेट से। ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देखो कि जाफना पेनिनसुला कहाँ है। तो जाफना पेनिनसुला ये आपका श्रीलंका का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है और नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में आप देखोगे ये जाफना पेनिनसुला है। ठीक है ना, ये जाफना पेनिनसुला लिखा हुआ। उसके बाद आपने त्रिकोणमाली प्रोजेक्ट भी सुना होगा, तो वो भी देख लो कहाँ पर है। वो बेसिकली श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट में, याद रखना श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट में त्रिकोणमाली प्रोजेक्ट। उसके बाद आप कोलंबो देखते होगे, श्रीलंका का कैपिटल वो कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो ये कोलंबो है। उसके बाद आपका ये आपका देख लो, ये बहुत सारे रिवर्स श्रीलंका से निकलते हैं बट हमें रिवर्स ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। और हम्बन तोटा पोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है जिसको श्रीलंका ने चाइना को दिया था लीज पर, और वो हम्बन तोटा पोर्ट आप देख सकते हो श्रीलंका के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बिकॉज यही सब क्वेश्चंस प्रीलिम्स में उठ कर आते हैं। और कभी अगर आपको इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में लिखना है तो जैसे आप बता सकते हो कि, या फिर इंडिया के मतलब चाइना के राइजिंग प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन लिखना हो तो आप बता सकते हो कि हम्बन तोता पोर्ट जो कि श्रीलंका का है उसको लीज पर दिया गया है चाइना को बाय द श्रीलंका। तो इस प्रकार से जो चाइना का प्रेजेंस है इंडियन ओशियन में वो बढ़ता जा रहा है। और भी है, ठीक है, जैसे बांग्लादेश है, वो उन्होंने कौन सा पोर्ट चाइना को दिया ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो ये हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल मूव टू द आर्टिकल। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या है कि जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे साहब, वो बेसिकली इंडिया के विजिट पर आए थे और उन्होंने काफ़ी तारीफ किया इंडिया के एफर्ट्स का जो श्रीलंका को प्रोवाइड की गई इन टर्म्स ऑफ हेल्प, इन टर्म्स ऑफ एड, इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंस ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एज वेल एज द श्रीलंकन क्राइसिस जो श्रीलंका में घटित हुई है ना। श्रीलंकन क्राइसिस के क्या कारण थे अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके हमें बता सकते हो? बहुत सारे कारण थे श्रीलंकन क्राइसिस के। एक तो उनका फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी कम हो गया था, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, साथ ही साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है, साथ ही साथ चाइना का काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से लोन हो गया था। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो श्रीलंकन क्राइसिस में कंट्रीब्यूट किए। लेकिन ये जो आर्टिकल है श्रीलंकन क्राइसिस की बात नहीं करता है, ये बेसिकली जो विजिट हुई और विजिट के दौरान जो एग्रीमेंट हुआ उसकी बात करता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम कोर इश्यूज को डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल का। तो अभी क्या है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे साहब वो इंडिया के विजिट पर थे एंड दोनों देशों ने एक विज़न पेश किया कि आने वाले समय में हमारे जो रिलेशन होंगे वो किस प्रिंसिपल पर चलेंगे। तो वो विजन का नाम है प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन। अब इस विजन में क्या बातें कही गई? इस विजन में 5 एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात की गई है और ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरी टाइम कॉपरेशन, एयर कॉपरेशन, एनर्जी कॉपरेशन, ट्रेड कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज। ठीक है, ये सब बातें हैं। अब देखो मेरी टाइम कॉपरेशन में वही है कि आपका जो पोर्ट डेवलपमेंट है, रेल डेवलपमेंट है, वो सबको इंश्योर किया जाए। ठीक है,
एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो, इन सबको इंश्योर किया जाए। एनर्जी कॉपरेशन में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी सबको प्रमोट किया जाए श्रीलंका में। ट्रेड बूस्टअप किया जाए बिटवीन द कंट्रीज एज वेल एज पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स, ताकि पीपल टू पीपल टाइज और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो ये सब जो कॉपरेशन हुआ, राइटर बोलते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो कोर इश्यूज है उस पर तो कोई बात ही नहीं हुई। कोर इश्यूज दो इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। एक तो आपका 13th अमेंडमेंट का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होना श्रीलंका में। दूसरा कोर इश्यू है वो आपका इंडियन फिशरमैन को लेकर है, जिसको पकड़ लिया जाता है श्रीलंकन अथॉरिटी के द्वारा, अरेस्ट कर लिया जाता है, कभी कभी तो शूटिंग भी हो जाती है उनकी। ठीक है, और भी फील्ड में कॉपरेशन हुआ, वो है आपका यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा श्रीलंका में, एज वेल एज जो आपका इंडियन रुपी है उसको करेंसी के रूप में डिजिग्नेट किया जाएगा फॉर ट्रेड। यूं कह सकते हो कि इंडियन रुपी को ही यूज किया जाएगा फॉर डूइंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आप समझो, एक मुद्दा चल रहा है, एक मुद्दा चल रहा है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी, यानी कि भारत जो है ना रुपी को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट कर रहा है, ताकि रुपी करेंसी के साथ हमें ट्रांजेक्शन्स करी जाए विथ डिफरेंट कंट्रीज। तो जो आपने देखा होगा कि यूएई के साथ भी आपका करेंसी एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बेसिकली रुपीज़ के माध्यम से हो। अभी फिर श्रीलंका के साथ देख सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि और भी विभिन्न देशों के साथ ये जो रुपी में बेसिकली ट्रेड करने की बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया इन द वे कि वो जो है अपने करेंसी को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करना चाह रहा है, स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस कि जो आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ डॉलर रुपी एक्सचेंज, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। बिकॉज जब इंडियन रुपी में ट्रेड होगी तो आप समझो कि इन्फ्लेशन का तो कोई बात ही नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन आप समझो कि डॉलर और इंडियन रुपी के बीच में अगर आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि हमें अगर कोई बाहर से प्रोडक्ट मंगाना पड़ता है तो सबसे पहले तो हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद डॉलर में हम पे करते हैं, उसके बाद वो हमें सामान देता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि अब डॉलर जो है बहुत सारे देश यूज करते हैं, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। वॉलेटिलिटी इन द सेंस कि हमारा जो प्राइस फ्लक्चुएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी देख लो $1 इक्वल टू 78 या 80 रुपीज़ है ना। भविष्य में हो सकता है वो 90 रुपीज़ भी चल जाए या 100 रुपीज़ चल जाए। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ सकती है। ऐसे में क्या होगा कि हम जो है इम्पोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेले। ठीक है, तो वो सब सिचुएशंस ना हो, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, इस प्रकार से इनिशिएटिव भारत ले रहा है। और इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, हो सकता है ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो जाए कि जो इंडिया है वो आपका रुपीज को एज ए इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर रहा है, तो क्या उसका स्कोप है और क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर सकता है, क्या सचमुच में ये संभव हो सकता है। तो इन सब एंगल से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अदर कॉपरेशंस क्या है, तो एक तो टूरिज्म इन्हेंस करने का है, कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेवल प्रमोट करो, एजुकेशनल कोलैबोरेशन करो, तो ये सब कुछ कॉपरेशन है। तो वही बात राइटर कहते हैं कि ये सब कॉपरेशन एग्रीमेंट हमने देखा, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, रिलेशन आगे बढ़े, ठीक है, और इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, लेकिन कोर इश्यूज पर आपने डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है, कोर इश्यूज क्या थी, 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो की गई 1987 में, बेसिकली ये आपका अमेंडमेंट हुआ था श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि नॉर्थ एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस जो है श्रीलंका की, वहां पर डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो सके, मोर पावर डिवोल्यूट किया जा सके टू दीज प्रोविंसेस। और दूसरा इशू है आपका फिशरमैन का इशू। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो आपका टॉक नहीं हुआ, इस इशू को नहीं लिया गया, इंडिकेट्स कि जो श्रीलंका का अप्रोच है टू डील विद द बायलैटरल रिलेशंस, उसमें बेसिकली वो हिस्टोरिकल कंसर्न्स को एड्रेस ही करना नहीं चाहते हैं। हिस्टोरिकल कंसर्न्स जो आपका तमिल इश्यू हो गया उसको बायलैटरल नेगोशिएशंस में कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। अदरवाइज इन मुद्दे पर भी तो कोऑपरेशन होना चाहिए। और बिकॉज कि ये कोर इश्यूज बनी की बनी रह जाती है, इसका सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है, इसीलिए आप देखोगे कि जो हमारा इंडिया और रिलेशन का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंड रह जाती है, उसमें जो प्रोग्रेस है वो सही से नहीं होती है। बिकॉज ये दो मुद्दे जब तक नहीं एड्रेस होंगे तब तक जो रिलेशंस है, तब तक जो पीपल टू पीपल टाइज है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन में वही कहते हैं कि फ्यूचर में जो भी आप विजन बनाते हो
ठीक है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों इश्यूज होनी ही चाहिए, अदरवाइज कोई भी एग्रीमेंट विल बी इनकम्प्लीट एंड दैट विल नॉट help in upholding as well as promoting the India-Sri Lanka ties at greater level at upper level। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हमने डिस्कस की। अब थोड़ा सा हम इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड के बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। जो आपका 13th अमेंडमेंट वाला मुद्दा है ना, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13th अमेंडमेंट रिलेटेड टू विच कंट्री, ठीक है, तो इंडिया श्रीलंका रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये जो आपका इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड हुई थी, कब हुई थी? 29 जुलाई 1987 कोलंबो में। और इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, उसके कहानी में डिस्कस नहीं करना चाहते, उसको हम कभी करेंगे, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आपका एग्रीमेंट हुआ था, अकॉर्ड हुआ था, वो दो पार्टीज के बीच, एक तो इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक श्रीलंका से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इंडिया से उस समय जो इंडियन पीएम थे वो है राजीव गांधी, एंड जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट, सॉरी मैंने प्रेसिडेंट बोल दिया होगा, तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय वो राजीव गांधी वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है JR जयवर्धने वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बेसिकली आपका ये एग्रीमेंट हुआ, और इस एग्रीमेंट के बाद 13th अमेंडमेंट टू श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन उसे इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके तहत जो श्रीलंका के 9 प्रोविंशियल काउंसिल क्रिएट किए गए, ठीक है, और वहां पर इलेक्टेड प्रोविंशियल काउंसिल के प्रोविजंस किए गए। एम क्या था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस है, जो आपका तमिल श्रीलंकन को रिप्रेजेंट करता है ना, वहां में डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो सके, जो तमिल श्रीलंकन से उसको भी पावर मिल सके इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ श्रीलंका। अलॉन्ग विथ इस अमेंडमेंट के माध्यम से दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस श्रीलंका में रिकॉग्नाइज की गई, एक तो आपका तमिल और दूसरा है आपका सिन्हलीज, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड द बेसिक्स जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद आप देखो, ये आपका 13th अमेंडमेंट से इंडो श्रीलंका एकॉर्ड को एक प्रकार से हरी झंडी मिल गई। एंड इसका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था? तो जो इथनिक कन्फ्लिक्ट चलते थे बिटवीन द तमिल श्रीलंकन एंड सिन्हलीज, ठीक है, तो उस कन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, तो इस अमेंडमेंट के तहत आपका प्रोविंशियल काउंसिल क्रिएट किए गए इन ऑल द 9 प्रोविंसेस ऑफ श्रीलंका। लेकिन अभी भी इश्यूज रहती ही हैं। वो है कि आपका जो सिन्हलीज पॉपुलेशन है वो बेसिकली वहाँ के नेटिव्स थे, और जो तमिल्स हैं ना वो बेसिकली तमिलनाडु से माइग्रेट किए थे और वहाँ पर बसे थे। तो ये बेसिकली मेजर कहानी है इसके पीछे। तो जो सिन्हलीज है उनको इस अकॉर्ड से ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आपका अकॉर्ड हुआ वो दिखाता है कि इंडियन का इंटरवेंशन श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में हुआ है, इसलिए वो जो है इस अकॉर्ड से कभी कभी सहमत नहीं होते। उसके बाद ये भी है कि जो तमिल को राइट देने की बात कही थी उसको कहीं ना कहीं सफिशिएंट प्रैक्टिकलिटी नहीं मिली है रियल सिनेरियो में, ठीक है, ये बात है। तो होप यू अंडरस्टूड द इश्यू बिहाइंड दिस। तो मैंने आपको बेसिक्स भी क्लियर कर दिया यहाँ से, और फिर आपको ये जो आपका आर्टिकल है उसके बारे में बता दिया। आपका काम क्या है कि इस पॉइंटर को बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, रिवाइज करना है, एज वेल एज जो मैप्स मैंने बताया श्रीलंका का, साथ ही साथ मैंने आसियान का मैप बताया, तो उस मैप को बढ़िया से देखना है। और फिर आप देखोगे कि आपकी जो क्लियरिटी है इंटरनेशनल रिलेशंस पर वो और ज़्यादा मजबूत होगी। दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन टारगेटिंग योर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आर्टिकल ज़रूर बताएं, एंड होप यू अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, विल मीट फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन।